सो नॉमिनेशन फैसिलिटी क्या होती है, किस पर्सन के लिए फैसिलिटी होती है एंड क्यों होती है, इस नॉमिनेशन फैसिलिटी के पीछे क्या लीगल एस्पेक्ट रहने वाले हैं, नॉमिनेशन फैसिलिटी का प्रोसेस क्या होता है एंड किन पर्संस के नेम में ये फैसिलिटी की जा सकती है, कितने मेंबर्स नॉमिनेशन फैसिलिटी का पार्ट बन सकते हैं, नॉमिनी का लीगल स्टेटस क्या है एंड इन केस ऑफ पेंशन, पीपीएफ या फिर सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम के केस में नॉमिनेशन का ओहदा क्या रहता है, परसेंटेज क्या रहता है, ये सभी फैक्टर्स के बारे में आज हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो अगर आप जेआरबी, सीआरबी या बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिए। ये सभी एस्पेक्ट मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड कि नॉमिनेशन फैसिलिटी की जरूरत क्यों पड़ी। तो बैंक्स के पास जब केसेस आते थे रिलेटेड की अकाउंट होल्डर डिजीज हो गया है तो उसके बाद सेटलमेंट करने के लिए बैंक्स को बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा था, बिकॉज बैंक्स को लीगल हेयर्स ढूंढने पड़ते थे, उनकी वेरिफिकेशन करनी पड़ती थी। इसके अलावा लीगल हेयर्स के आपस में काफी झगड़े होते थे जिसकी वजह से बैंक ये नहीं पता कर पाते थे एंड अकाउंट्स को सेटल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। यही कारण था कि नॉमिनेशन फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया एंड ये कोई वॉलेंट्री फैसिलिटी नहीं है, दिस इज अ मैंडेटरी फैसिलिटी। एंड अगर आपको अपने अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं करवाना है तो उस केस में आपको इन राइटिंग लिख करके देना पड़ेगा कि आप नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं करवाना चाहते हैं। सो नॉमिनेशन फैसिलिटी को क्यों लेकर के आया गया उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है एंड ये फैसिलिटी किसके लिए अवेलेबल है, दैट इज एक्चुअली फॉर द नेचुरल पर्संस, यानी कि जितने भी नेचुरल पर्संस हैं उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वो इंडिविजुअल अकाउंट्स हो या फिर ज्वाइंट अकाउंट्स हो, सभी अकाउंट्स में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। अब क्योंकि प्रोप्राइटरशिप अकाउंट का स्टेटस इंडिविजुअल अकाउंट के जैसा ही माना जाता है, सेम कैपेसिटी में है, तो उस अकाउंट में भी नॉमिनेशन फैसिलिटी शामिल रहती है। अब हम बात करने वाले हैं लीगल स्टेटस ऑफ द नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो देखिए, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1983 को अमेंड किया गया था एंड उसके जरिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में सेक्शन इंसर्ट किए गए थे 45ZA टू 45ZF। इसमें 45ZA जो है वो डील करता है डिपॉजिट अकाउंट्स के साथ, 45ZC जो है वो डील करता है सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स के साथ एंड 45ZE जो है वो डील करता है सेफ कस्टडी लॉकर्स के साथ। अब बीच के जो सेक्शंस हैं यानी कि बी, डी एंड एफ, इनके बारे में मैंने इसलिए बात नहीं करी क्योंकि बैंक्स के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है रिलेटेड टू नॉमिनेशन उसके बारे में इन सेक्शंस में बात की गई। सो नॉमिनेशन की फैसिलिटी जो थी वो 29 मार्च 1985 से स्टार्ट कर दी गई थी एंड ये मैंडेटरी फैसिलिटी है, वॉलेंट्री फैसिलिटी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि इस फैसिलिटी को आप कैसे चला सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो होती है इसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आपको उन फॉर्म्स के जरिए फैसिलिटी में पार्टिसिपेट करना होता है एंड इन जनरल जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं उसी टाइम पर आप इस फैसिलिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। आप अदरवाइज अकाउंट के टेन्योर के दौरान कभी भी इस फैसिलिटी में एनरोल कर सकते हैं, कभी भी इसको ऑल्टर कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर डिपॉजिट अकाउंट्स की बात करें तो नॉमिनेशन करने के लिए DA1 फॉर्म है, अगर आपको कैंसिलेशन करनी है तो DA2 फॉर्म है एंड ऑल्ट्रेशन के लिए यानी कि अगर आप पिछली नॉमिनेशन को खारिज करते हुए नई नॉमिनेशन करना चाहते हैं उसके लिए DA3 फॉर्म है। इसी तरह से सेफ कस्टडी के केस में SC1, SC2 एंड SC3 फॉर्म्स हैं एंड सेफ लॉकर्स के केस में SL1, SL2, SL3 फॉर्म्स शामिल रहते हैं। अब क्योंकि ज्वाइंट कस्टडी लॉकर्स के केस में एक से ज्यादा नॉमिनेशंस अलाउ की गई हैं तो वहां पर SL1A एंड SL3A फॉर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कि कौन से अकाउंट्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं उसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी शामिल रहती है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप अकाउंट भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में होता है तो उस अकाउंट में भी नॉमिनेशन फैसिलिटी है। लेकिन आप HUF के अकाउंट में, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में, किसी कंपनी के अकाउंट में, ट्रस्ट सोसाइटी के अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि नॉमिनी कौन बन सकता है, हु कैन बी द नॉमिनी। सो नॉमिनी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन बन सकता है, इवन अगर कोई NRI पर्सन है ही कैन आल्सो बी द नॉमिनी एंड अगर कोई पर्सन इलिटरेट है तो वो भी नॉमिनी बन सकता है। अगर हम बात करें कि क्या माइनर नॉमिनी बन सकता है तो यस, माइनर कैन आल्सो बी द नॉमिनी, लेकिन माइनर के पॉइंट से पैसे रिसीव करने के लिए किसी मेजर को अपॉइंट करना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। अगर हम नंबर ऑफ नॉमिनीज की बात करते हैं तो अगर चाहे हम बात करें कि सिंगल ऑपरेटेड यानी कि इंडिविजुअली ऑपरेटेड सेविंग फंड अकाउंट है उसमें एक ही नॉमिनी रहेगा। अगर हम आइदर सर्वाइवर या फिर ज्वाइंट अकाउंट्स की बात करते हैं उसमें भी मैक्सिमम एक ही नॉमिनी रह सकता है जो कि ज्वाइंटली यहां पर बनाया जाएगा सभी अकाउंट होल्डर्स के द्वारा। एंड अगर कोई आपको चेंजेस करने, ऑल्टरेशंस करने तो सभी के सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, तभी आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सेफ कस्टडी आर्टिकल्स के केस में आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जहां पर ज्वाइंट कस्टडी है आर्टिकल्स की वहां पर नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेल नहीं की जा सकती। अगर लॉकर्स की बात करते हैं
तो जहां पर सिंगल ऑपरेटेड लॉकर्स हैं या फिर आइदर सर्वाइवर फॉर्मर सर्वाइवर ऑपरेशंस में लॉकर्स हैं, वहां पर एक ही नॉमिनी रहेगा। लेकिन जहां पर जॉइंट ऑपरेशंस हैं वहां पर मल्टीपल नॉमिनी हो सकते हैं, लेकिन आईबीए ने इसका नंबर 2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 2 से ज्यादा नॉमिनी उस केस में नहीं होंगे। 2 जॉइंट पर्संस हैं तो वो एक एक अपना नॉमिनी यहां पर बता सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लीगल स्टेटस ऑफ द नॉमिनी। तो मैंने आपको पर्पस शुरू में ही बता दिया था कि मेन पर्पस था कि जो सेटलमेंट का प्रोसेस है उसको एक्सपीडाइट करने के लिए नॉमिनेशन फैसिलिटी को लाया गया है। तो यही कारण है कि जो नॉमिनी पर्सन होता है वो एक्चुअल ऑनर नहीं होता है अकाउंट बैलेंसेस का। इट्स जस्ट अ वे जिसके थ्रू नॉमिनी के थ्रू डिस्चार्ज मिल जाएगा बैंक को एंड उसके बाद नॉमिनी को ये पैसा देना होता है टू द लीगल हेयर्स ऑफ द डिजीज पर्सन, राइट। तो यही कारण है कि जो नॉमिनी है उसका स्टेटस ट्रस्टी का होता है एंड फर्दर बेनिफिशियरी जो रहेंगे वो लीगल हेयर्स ही रहेंगे। अब बात आती है कि इलिटरेट पर्सन के केस में क्या नॉमिनेशन की जा सकती है। तो इलिटरेट पर्सन भी नॉमिनेशन कर सकता है उस केस में। अगर कोई इलिटरेट पर्सन ही नॉमिनी बनता है तो 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नॉमिनेशन इन केस ऑफ पीपीएफ, पेंशन एंड फर्दर जो सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट स्कीम्स। देखिए पीपीएफ के केस में एंड सीनियर सिटीजन गवर्नमेंट जो आपकी ऑपरेटेड स्कीम्स है उनके केस में ये सभी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। तो इसमें एक से ज्यादा नॉमिनेशन की फैसिलिटी आप रख सकते हैं एंड इवन प्रपोर्शन भी तय कर सकते हैं कि इस नॉमिनी की कितनी प्रपोर्शन रहेगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में नॉमिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। थैंक यू सो मच। मैं हूं आशीष जैन एंड मैं आपके लिए जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशंस का ऐसा ही कंटेंट लेकर के आता रहता हूं।